नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जम्मू प्रोविंस में भी आतंकवाद कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से, चाहे पीर पंचाल की बात करें या चिनाब वैली की बात करें, दोनों ही जगहों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। अगर चिनाब वैली की बात करें, वहां कुछ 2 आतंकी गिरफ्तार भी किए गए। अगर पीर पंचाल की बात करें, यहाँ पे आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, ग्रेनेड अटैक भी हुए हैं और आज भी राजौरी में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले कि एक जवान भी हमारा शहीद हो गया है। हालांकि डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं। 2 को पहले न्यूट्रलाइज किया गया था, 1 को आज न्यूट्रलाइज किया गया, और कितने हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज भी सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है। चप्पे चप्पे पे तलाशी ली जा रही है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और उसके बाद आज जो है मिलिटेंट्स को 1 को न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन उसके बदले में हमने एक जवान खोया है, जवान शहीद हो। दर्शकों, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना और उसका सीधा सीधा असर जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार 89 के बाद से प्रॉक्सी वार छेड़े हुए है। इस प्रॉक्सी वार के माध्यम से 2 किस्म का टेररिज्म फैलाया जा रहा है। एक तो गन कल्चर दी जा रही है और दूसरा नार्को टेररिज्म जिसको हम कहते हैं, वो दोनों ही। बात इसलिए हम अफगानिस्तान की कर रहे हैं जिसमें तालिबान का कब्जा है कि अफगानिस्तान की जो आर्थिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो ज़्यादातर नशे पर निर्भर है। वहाँ पर ओपियम जिसको अफीम कहते हैं, उसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है और उसका कारोबार ही, जैसे जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूरिज्म है, वैसे ही उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ओपियम है, अफीम है। अगर वो वहाँ से तस्करी करते हैं तो वो ज़रूर पाकिस्तान से मिलकर के जम्मू कश्मीर में, हाल ही में हमने देखा कि ड्रोन के माध्यम से भी नार्को टेररिज्म को फैलाया जा रहा था। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में नार्को टेररिज्म और बढ़ सकता है। नशे की खेप जो है अफगानिस्तान से आ सकती है, क्योंकि उसका कारोबार ही है। अफ़गानिस्तान के जो हालात बिगड़े हैं, इसमें तालिबान ने वहाँ पूरा कब्ज़ा कर लिया है और पूरी तरह से शरीयत लॉ वो वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। बुरी तरह से उन्होंने वहाँ की एक पायलट को पत्थर मार मार के मौत के घाट उतार दिया। एक औरत के साथ इस तरह का व्यवहार बहुत दुखदाई है। इसका एक जो इम्पैक्ट हमारे देश पर और ख़ास तौर पर हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर पर और पंजाब के इलाके पर नज़र आता है, वो है मशरियात की सप्लाई। ड्रग्स पहले भी अफ़गानिस्तान से हेरोइन बनाकर, जिसको इस इलाके में चिट्टा नाम से मशहूर है, वो पहले भी वहाँ से आता था। कई कंसाइनमेंट्स पकड़ी गई, बड़ी बड़ी कंसाइन पकड़ी गई। पिछले ही महीने जुलाई में 40 किलो हेरोइन का कंसाइनमेंट पकड़ा गया, जो कम से कम 1.5 करोड़ कीमत रखता है। तो ये जो सप्लाई है, ये अब और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि एक तो तालिबान को पैसे की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान में ऐसा कोई इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं है, और जो होगा उसको भी बहुत समय लगेगा।
दर्शकों, रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने खुला समर्थन तालिबान का किया है, ज़रूर जम्मू कश्मीर के मामले में भी तालिबान का सहयोग लेगा। विनोद जी, जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबान की आमदनी का जो मेन ज़रिया है वो ड्रग्स है और ड्रग्स की तस्करी जो थी वो आज नहीं, वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और अभी आपने पीछे देखा था कि कुछ ड्रोन्स भी जो हैं वो ड्रग्स लेकर ड्रॉप करते रहे हैं। तो ये कोई आज नया तरीका तो नहीं है, पर इनके अब क्योंकि इनकी आमदनी का जो ज़रिया यही है और उनके अफ़गानिस्तान के जो हालात इस वक्त हैं उसमें इतनी ज़बरदस्त हलचल हो रही है कि जिसकी वजह से जो इनकी आमदनी का ज़रिया जो एक यही रह जाएगा, बाकी अभी खुलेगा नहीं जब तक कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होगी। पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर का जो उन्होंने 1990 में लॉन्च किया था इंडिया के खिलाफ, उसके दो हिस्से बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मिलिटेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड सेकंड वाज नार्को टेररिज्म। और ये दोनों जो टेररिज्म हैं, इनमें नार्को टेररिज्म जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वो आने वाली जो यंग जनरेशन है उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। अभी नार्को टेररिज्म की जहाँ तक हम बात करते हैं या ड्रग्स की जो हम बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में पास में बहुत ज़्यादा इसकी रिकवरी हुई है क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन सिस्टम था वो ये था कि टू बिल्ड इट्स इकोनॉमी बेस्ड ऑन द ड्रग कार्टल्स। इसमें आईएसआई, इनके पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके लीडर्स और फौजी अफसर जो है वो पूरी तरह से मुलव्विस है। दर्शकों, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनरल हाउस की बात करेंगे कि जनरल हाउस लाजमी है, वक्तन वक्तन होना चाहिए, लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हो पाई है। अगर हम मेयर की बात माने तो मेयर का कहना है कि कोविड-19 के चलते ये मीटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन हम अगर देश के परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पे संसद भी लगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हुई। 5 अगस्त को जिस दिन ये मनाया जाता है कि 370 में संशोधन हुआ, 35 को रिपील किया, उस दिन में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, लेकिन जनरल हाउस की मीटिंग नहीं लगी है। विपक्ष के नेता इसको लेकर के सीधा सीधा मेयर और भाजपा को आड़े हाथों ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए ताकि जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हाउस के अंदर उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि छिप रहे हैं, मेयर छिप रहे हैं, वो नहीं चाहते कि सामने आए कारपोरेटर से, क्योंकि उनको सामना करना पड़ेगा तीखे सवालों का। हम सब ये चाहते हैं, हम सभी कॉर्पोरेटर्स ये चाहते हैं कि पिछले 5 महीनों से जो हमारी हाउस की मीटिंग नहीं हो रही है वो हाउस की मीटिंग जल्द से जल्द लगाई जाए। आखिर हाउस की मीटिंग क्यों नहीं हो रही? अगर हमारे हिंदुस्तान का पार्लियामेंट चल सकता है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो चल सकती हैं, तो जम्मू जनरल हाउस की मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेयर साहब दोबारा इस चीज़ को छुपाया जा रहा है कि पिछले दिनों में जिस प्रकार बरसात में लोगों के घरों में पानी आया, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि 283 करोड़ में से सिर्फ 64 करोड़ के टेंडर लगे और 218 करोड़ हमारा जो लैप्स हुआ 14 FC का पैसा। अब जो 15 FC का पैसा जो मिलना है वो स्टेट कॉरपोरेशन को मिलना है, वो यूटी कॉरपोरेशन को नहीं मिलना। जब तक हमारा हाउस नहीं लगेगा तब तक हम अपने वार्डों की, अपनी डेवलपमेंट की बात कैसे रखेंगे और किसको सुनाएंगे? जो धांधली कॉरपोरेशन के अंदर चल रही है, जो देखने को मिलती है, उसको छुपाने के लिए जो है मेयर साहब दोबारा हाउस नहीं लगाया जाता और ना ही कोई निर्णय लिया जाता। अगर पार्लियामेंट चल सकती है, बाकी मीटिंग्स चल सकती हैं, एडवाइजर्स अपनी मीटिंग कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी मीटिंग कर सकते हैं, उन लोगों की मीटिंगें होती हैं, तो जनरल हाउस की मीटिंग क्यों नहीं की जा रही?
दर्शकों, जनरल हाउस की मीटिंग में मुद्दों को उठाया जाता है जो मुद्दे जनता के साथ जुड़े होते हैं। इन 5 महीनों में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए हैं। बरसात हुई है, बरसात में जलभराव हुआ है। जलभराव को लेकर के भी बड़े सारे सवाल उठने लगे थे कि आफ्टर ऑल इस जलभराव के पीछे क्या कारण है, नालों की सफाई है। यही चीज़ कॉरपोरेटर कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए। देखिए 2018 में इलेक्शन हुई थी अक्टूबर महीने में, और वहाँ से लेके अगर आज तक बात की जाए तो टोटल 8 मीटिंग्स हुई है। अभी तो मुझे समझ नहीं लगती, जो हमारा एक्ट है वो बताता है कि मंथली मीटिंग होनी चाहिए कारपोरेशन के अंदर, और जो हाउस लगे जो उसमें फैसला हो वही कारपोरेशन के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जबकि ऐसा है ही। आप बताओ, जहाँ पे अभी 3 साल हो गए, 36 महीने होने वाले हैं, और टोटली 8 मीटिंगें जहाँ हुई है। अभी तो इनके पास बहाना, मैं तो समझता हूँ ये बहाना बनाते हैं, कोविड की वजह से नहीं हो रही। अभी थोड़े दिन पहले 15 अगस्त हुआ था, और हमें हर एक कारपोरेटर को अपने कार्ड के साथ 20 कार्ड और मिले, इन्विटेशन कार्ड के 20 लोगों को और लाओ, तो 75 लोगों को 20-20 कार्ड मिले, और 1500 लोग तो वही बन जाते हैं, और 1575 लोग तो कारपोरेशन की तरफ से वहाँ पे बुलाए गए थे। क्या वहाँ कोविड नहीं था? और बाकी लोग भी कितने आए होंगे? तो ये मीटिंग करवाने में इनको क्या हिचकिचाहट हो रही है? क्यों नहीं ये मीटिंग बुला रहे जिसके आधार पर कोई फैसले होने हैं, जिसके मीटिंग जो है, जो फैसले होंगे वही जम्मू शहर के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट होने हैं। जब वही नहीं होने तो फिर कारपोरेशन की इलेक्शन का मीनिंग क्या रह जाता है? दर्शकों, बीजेपी के कारपोरेटर्स भी पवन सिंह की बात कर रहे हैं हम, जो सतवारी से अशोकनगर से कारपोरेटर जीत कर आए हैं। उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए, वो लाजमी है। लोगों के मिसाइल्स जो है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उनका निवारण हाउस की मीटिंग में ही संभव है। देखिए, जनरल हाउस की बैठक होनी चाहिए। जो नहीं हो पाई है इसका कोई ना कोई कारण हो सकता है। तो जनरल हाउस की बैठक ना होने से पब्लिक के जो काम है वो सफ़र होते हैं, क्योंकि जो भी माननीय पार्षद हैं वहाँ पे जनरल हाउस की मीटिंग में अपने वार्डों की समस्याओं को उजागर करते हैं, और उसका हल भी जनरल हाउस की मीटिंग में ही होता है। तो अगर जनरल हाउस की मीटिंग नहीं, वैसे तो कोविड का जो था वो काफ़ी देर हो गई अभी भी। ये भी मैं नहीं कह सकता कि क्यों नहीं, पार्लियामेंट जब लग रही है तो जनरल हाउस कॉरपोरेशन का लगना जो अभी तक नहीं लगा, ये अनुचित है। देखिए, समस्याएं तो हैं, और समस्याओं का निदान भी इन्हीं इलेक्टेड पार्षदों ने करना होता है। तो जहाँ तक जनरल हाउस नहीं लगा है तो समस्याएं कहीं ना कहीं हल नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से कॉरपोरेशन से यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द जनरल हाउस की मीटिंग बुला के लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उसका हल करें और उसका निवारण करें। दर्शकों, हमने दीपिका शर्मा, जो मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनसे बातचीत किया। देखते हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि लाजमी था। ये बार बार सवाल उठ रहे थे कि वहाँ पे होटल बनाया जा रहा है, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मुबारक मंडी पर। मुबारक मंडी इस वक्त सुर्खियों पर इसलिए है क्योंकि प्रस्ताव बनाया गया है कि कुछ एरियाज़ को, मुबारक मंडी के एरियाज़ को होटल में कन्वर्ट किया जाएगा। और चर्चा करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी दीपिका शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। दीपिका जी, आपका स्वागत है। वेल दीपिका जी, ये विरोध कर रहे हैं कुछ लोग इसका कि वहाँ पर होटल नहीं बनने चाहिए। जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रहती थी क्वींस की, वहाँ पे एक प्रपोजल है होटल्स बनाने का, क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा यूनिट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया में। जितने बड़े से बड़े ऐसे हेरिटेज के कॉम्प्लेक्स हैं
उसमें ये सबसे बड़ा है। और इसका इतना फैलाव जो है उसमें इसमें बहुत डिफरेंट जोन्स हैं, जो कि बहुत पहले जो है जब भी ये रिपोर्टिंग हुई है, जब भी इसके बारे में कोई सर्वे हुए हैं, तो इसमें इवन जब राजाओं का टाइम था तब भी इसके अलग अलग जोन्स थे, कुछ प्राइवेट जोन्स थे, कुछ सेमी प्राइवेट जोन्स थे, कुछ पब्लिक जोन्स थे। तो जब बाद में हम लोगों ने मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी ने और इंटैक्ट ने जब प्रीवियस जो हमारी कमेटीज़ थी उन्होंने जब इसके ऊपर काम किया है, जो कि पास्ट में बहुत काम हुआ है, तो उसमें यही डिसाइड हुआ था कि जैसे इसका ओरिजिनल जो कैरेक्टर था उसी हिसाब से कुछ प्राइवेट एरियाज़ रहेंगे, कुछ सेमी प्राइवेट रहेंगे और कुछ पब्लिक जोन्स बनेंगे। तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसका छोटा सा हिस्सा जो है जो प्राइवेट जोन है, जो यानी कि राजाओं के टाइम में भी पब्लिक की डोमेन में नहीं था, तो उस हिस्से को जुडिशियसली कैसे यूज़ करें, जो कि आज की भारत सरकार क्या पूरे वर्ल्ड में ये है कि हेरिटेज धरोहर की ग्लोरीज को कैसे हम आज के कॉन्टेक्स्ट में उनको यूज़ करें ताकि अपनी जनरेशन्स को अवेयरनेस दें और उनका साथ ही साथ उनकी सस्टेनेबिलिटी भी हो ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ। तो वो सब ध्यान में रखते हुए, जो कि पहले भी ये फैसले हो चुके हैं और उन्हीं का सम्मान करते हुए अभी भी हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने इस चीज़ को जो है हमारे को एक इजाज़त दी है कि हम इस चीज़ को देखें कि कैसे हम अच्छे से अच्छे होटल जो हेरिटेज होटल चलाने वाली जो इस टाइम में जो नेशनल और इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं उनको कैसे हम इनवाइट करें और उनकी राय देखें, वो क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करके हमारे एरिया को जिसे कहते हैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा हिस्सा है जनाना महल, उसको हमने EOI निकाला हुआ है, हमें अच्छा रिस्पांस आ रहा है, अभी हमने एक्सटेंड भी किया है ताकि और हेल्दी कंपटीशन हो। तो आइडिया यही है कि एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट बने और वो बाकी के जो हमारी इतनी धरोहर है हेरिटेज की जम्मू रीजन में, उसको भी हम समझ लो कि संभाल पाएँ, इतना हमारा जनरेशन हो, रेवेन्यू जनरेशन हो। तो खाली हेरिटेज होटल नहीं बन रहा है, म्यूजियम्स बन रहे हैं, आर्ट गैलरी जोन्स बन रहे हैं, पब्लिक एरियाज़ बन रहे हैं, लाइट एंड साउंड जो शो के जो कोर्ट यार्ड्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक हिस्सा हेरिटेज होटल भी है। दीपिका जी, कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया है? देखिए और आपने एक्सटेंड किया इसको, तो क्या सोच के एक्सटेंड किया? जी, हमें एक्चुअली क्या है कि हमने इसमें ये ध्यान रखने की कोशिश की थी कि हेरिटेज होटल जो है उसमें वही प्लेयर्स आएँ जिनको हेरिटेज का कॉन्सेप्ट हो, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया हो। तो हमारे पास जो दूसरी बड़ी बड़ी चेन्स हैं होटल्स की, उन्होंने भी अप्रोच किया है। उसके अलावा हेरिटेज के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मतलब हेरिटेज फील्ड में जो होटल बनाते हैं, जो करते हैं, उन लोगों के तो डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी नामी ग्रामी लोगों की EOIs ऑलरेडी आ भी चुकी हैं। पर हम चाहते हैं कि और भी जो हैं, जो इस तरह के जो बचे हुए चुनिंदा जो लोग हैं वो भी यहाँ तक आएँ। तो हमने ये सोच के, क्योंकि हफ्ते का हमने एक्सटेंशन और दिया है, हम लोग भी लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग थोड़ा सा एक पीछे हट के चलते थे, तो वो एजुकेट भी करें, अवेयरनेस कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि और भी लोग आएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा ये हेल्दी कंपटीशन हो उतनी हमें चॉइसेस मिलेंगी, ये देखने के लिए कि हम अच्छे से अच्छी कंपनी को यहाँ पे लाएं। दीपिका जी, कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जब रेनोवेशन हो तो उसी तरीके से रेनोवेशन हो जैसे पहले से बना हुआ है? बिल्कुल, जो भी प्लेयर आएगा, जो इन्वेस्ट करेगा, उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसे ही, क्योंकि मैं खुद जम्मू से हूँ, मेरी डोगरा धरोहर है और हमें पता है कि इसका क्या वैल्यू है, तो ऐसे ही कंडीशंस रखी जाएंगी। अभी तो इसीलिए EOI हमने अभी एक्सप्लोर किया है। जब EOI में कंसर्न पार्टीज़ आएंगी, जब उनके हम प्रेजेंटेशंस देखेंगे, उनसे आइडियाज़ लेंगे और हमारे जो अपने जो हमारी एक अपनी गाइडलाइंस हैं कि हमने कैसे हेरिटेज कैरेक्टर को मेंटेन करना है, क्या हमने डोगरा आर्किटेक्चर को या हमारा जो यहाँ पे शैलियाँ हैं, जो हमारे यहाँ पे रिचनेस है, उसको कैसे और हाईलाइट करना है। तो जब वो EOIs जब उनका जब प्रेजेंटेशंस होंगी, उसी के बेसिस पे हमारा RFP बनेगा और उस RFP में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और सोसाइटी इंश्योर करेगी कि ऐसा कुछ ना हो जिससे हमारी हेरिटेज की कीमत कम हो। मतलब ये बढ़नी ही चाहिए, इसका ग्लैमर और बढ़ना चाहिए, इसकी ग्लोरी जो है दूर दूर तक इस वे में पहुंचनी चाहिए कि हमें शान कहने में, मतलब हर किसी को जिसको नहीं भी पता है कि जम्मू में मुबारक मंडी, आप देखिए अभी बाहर नेशनल लेवल पे मुबारक मंडी को एक किस्म से हमें एक अच्छी पब्लिसिटी मिली है, तो एक जाना जाएगा डोगरा कल्चर इस एक तरीके से भी।
दीपिका जी, एक तरफ तो रेनोवेशन का पार्ट तो लाइदर से चल रहा है, इसके अलावा आपने होटल बताया, होटल के अलावा और क्या क्या डेवलप करने जा रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट म्यूजियम डेवलप करने की बात हो रही है, जिसमें जो तैयार बिल्डिंग्स हैं, आर्मी हेडक्वार्टर और रॉयल कोर्ट्स यानी गढ़वई खाना, उसके लिए हमने बिल्डिंग प्लान्स भेज दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उनके ही एक्सपर्ट्स आएंगे और वही यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट म्यूजियम जो है बनाएंगे। उसके अलावा हमारा जो मैं कह रही थी एक सेमी प्राइवेट जोन है हमारा प्रताप महल के आसपास, तोते वाली डोडी के आसपास, वहाँ पे हम एक जिसे आप कहेंगे क्राफ्ट बाजार यानी दिल्ली हाट की टर्म पे कह लीजिए, या एक जैसे वाराणसी में एक म्यूजियम बना है जिसमें पूरा ट्रेड सेंटर है यानी हैंडीक्राफ्ट ट्रेड सेंटर है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेड सेंटर, वो सेमी पब्लिक प्राइवेट जोन या सेमी पब्लिक जोन होगा, क्योंकि वहाँ पे खरीदो फरोख्त हो सकेगी, एम्पोरियम काइंड ऑफ स्ट्रीट होगी जैसे दिल्ली हाट है। तो वो वाला एरिया जो है वो उस चीज़ में, उसके लिए हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है, और उसी लाइन पे, वो मास्टर प्लान की लाइन पे ही वो चीज़ जो है डेवलप होगी। और इसके अलावा लाइट एंड साउंड शोज जो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरीके से होंगे। तो ये सारी चीज़ें होलिस्टिकली मुबारक मंडी को एक जिसे कहते हैं फलता फूलता और एक बहुत ही रौनकी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो ऐसा मेगा प्रोजेक्ट होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे अभी नीति आयोग 2020 वर्किंग ग्रुप की भी यही रिकमेंडेशंस हैं कि जो खासकर ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें कि ऐसी सलाहियत है, ऐसी एबिलिटी है कि वो जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू, तो उन चीज़ों को डेफिनेटली ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट को पीपीपी मोड पे लेना चाहिए, ताकि वो आसपास की धरोहरें जो बिखर रही हैं उनको संभाला जा सके। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली म्यूजियम, आप इतने बड़े कम्प्लेक्स में एक म्यूजियम बना के नहीं छोड़ सकते, और वो म्यूजियम भी आप कितना, मतलब आप देखिए धीरे धीरे आप अगर सर्वे देखेंगे वर्ल्ड में भी म्यूजियम में जाने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। एक ऐसा मॉडर्न टाइम्स के साथ साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा। आपको पता है राजस्थान में जब ताज पैलेस बनाया था, उदय लेक पैलेस बनाया था ताज ने, उस टाइम राजस्थान में एयरपोर्ट भी नहीं था। उस टाइम राजस्थान टूरिज्म मैप पे कहीं भी नहीं था, वहाँ पे एयरपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं थी। लेकिन इस तरह की एक इनोवेटिव आइडिया से क्या हुआ है कि आप देखिए आज राजस्थान टूरिज्म में वन ऑफ द नंबर 1 स्टेट्स में आता है। तो इसी तरह से मैं एग्जांपल्स दूंगी, तिजारा फोर्ट की, वो एएसआई के पास था पहले, और आज की डेट में वो पीपीपी मोड पे हेरिटेज होटल बन रहा है। आप सेंट्रल विस्टा की बात करिए दिल्ली में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूलिंग दी है कि आप ऐसा मॉडल जो है जो कि अपनी धरोहर को अपने आने वाली जनरेशन्स के करीब लाए और साथ में खुद भी सेल्फ सस्टेनेबल हो। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम जम्मू में लाते हैं और एक मतलब अपनी धरोहर को हम शोकेस करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम एज ए सोसाइटी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। दीपिका जी, 2 सवाल एक साथ पूछूंगा आपसे। एक तो आपने कहा कि मेगा प्रोजेक्ट है, और मुझे लगता है कि वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है। अगर आप कहते हैं कि पार्किंग पंचतीर्थी में पार्किंग का स्लॉट बन रहा है, बड़ी मेगा पार्किंग का स्लॉट वहाँ पे बन रहा है, लेकिन वहाँ से लेकर मुबारक मंडी तक आने के लिए मुझे लगता है कि वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई तैयारी करनी पड़ेगी, उसको भी डेवलप करना पड़ेगा, इस पूरी रोड को। विनोद जी, मैं आपको आपने बिल्कुल सही बात बोली है, और मैं भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लगातार कोशिश रही है, और अभी हमें उम्मीद भी होगी, क्योंकि मूव बंद होने से क्वार्टर्स की जो है अभी खाली हो रहे हैं। तो मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था ऐसे ही एक इंटरेक्शन में कि जो हाता अमर सिंह है वहाँ पे गवर्नमेंट को हमने प्रपोजल दिया है कि वो एक एक्सक्लूसिव पार्किंग जो है मुबारक मंडी पब्लिक एरिया के लिए बने, ताकि वहाँ का मार्केट, वहाँ रहने वाले लोग और मुबारक मंडी में आने वाला टूरिस्ट जो है वहाँ से आ सके। दूसरा, हेरिटेज होटल की जो बात है उसके लिए, मतलब मुबारक मंडी इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि इसको मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच की पार्किंग चाहिए। तो हमारा प्रपोजल है और इस पर सर्वे भी किया जा रहा है कि सर्कुलर रोड की तरफ से अगर हम एक अलग से एक्सेस देते हैं हेरिटेज होटल्स के लिए, या पीछे की जो मैं बोल रही थी आपको सेमी प्राइवेट जोन्स के लिए, जो एक वहाँ के लिए हलचल जो रहेगी, आने वाला कमर्शियल टूरिस्ट रहेगा, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल हमारे नज़र में हैं और हमने गवर्नमेंट को प्रपोज की है, उस पर सर्वे हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्किंग के बिना हम इतना कुछ वंडर क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। पार्किंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और पार्किंग के लिए जो है प्रपोजल्स सबमिट किए जा चुके हैं। दीपिका जी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस होटल को लेकर के, उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनसे एक ही बात कहूँगी कि मैं भी जम्मू की बेटी हूँ, और
जिन लोगों ने आज मुबारक मंडी सोसाइटी अगर कुछ कहीं पे पहुंची है तो उन्हीं लोगों की वजह से पहुंची है। उन लोगों ने ही हमारे ही लोगों ने मेहनत की है, इतना आगे पहुंचाए हैं। ये आइडियाज़ उन्हीं लोगों के हैं। वहाँ पे थॉरोफेयर नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। उन लोगों का आशीर्वाद सीख करते हैं हम कि जम्मू को नेशनल इंटरनेशनल फ्रंट पे लाने के लिए हमें जम्मू को एक एटलीस्ट मुबारक मंडी इतना डिज़र्व करती है कि मुबारक मंडी इस तरह से डेवलप हो, एक बार रेस्टोर करके फिर से खंडर बनने के लिए ना छोड़ी जाए। तो मैं उन लोगों से भी ब्लेसिंग्स ही सीख करती हूँ, उन लोगों से पूरी सपोर्ट सीख करती हूँ। मुझे उम्मीद है शायद ये कुछ गलत फहमियाँ हैं या कुछ ऐसे र्यूमर मॉन्गरिंग होती है कि पूरा मुबारक मंडी होटल बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कह रहा है कि ये बिल्कुल जी प्रोटेक्टेड है, इस पर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कैसे इसका हेरिटेज कैरेक्टर मेंटेन करें, कैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें। जम्मू में कोई ऐसी डेवलपमेंट अगर हो जाए और हमारे लोग हमारा साथ ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मामले में सारे जम्मूआइट्स एक जैसे हैं और मुझे लगता है उन लोगों के साथ भी हम बातचीत करेंगे, राब्ता रख ही रहे थे। मैं हमेशा उन लोगों के साथ बात करती थी। तो आम लोगों को भी हमने ही एजुकेट करना है कि इस तरह से, जैसे मैंने आपको राजस्थान की एग्जांपल दी, इस तरह से हज़ार एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ। एमपी में इस टाइम कटनी फोर्ट आप ले लीजिए या रीवा फोर्ट आप ले लीजिए, वहाँ का ताजमहल है एमपी का, वो पीपीपी मोड पे हेरिटेज होटल बन रहा है। ये सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। इवन राजस्थान के होटल्स जो थे नजूल प्रॉपर्टीज़ थी। तो अगर हमारे जम्मू में डेवलपमेंट होती है और हमारा हेरिटेज शोकेस होता है तो वो मुझे लगता है उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता हमें कोई अपोजिशन उसमें मिलेगी। हाँ, ये बात उनका कंसर्न भी सही है और ये बात मेरा कंसर्न भी है कि हमें बड़े ध्यान से इसका रख रखाव करना है कि इसकी हेरिटेज जो कैरेक्टर है उसको कोई डैमेज ना हो, इसका जो आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बाकी जो मॉडर्नाइजेशन होनी है किसी एसेट को यूज़ करने के लिए, तो वो चीज़ करना, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एडेप्टेबिलिटी नहीं शो करेंगे, तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। दीपिका जी, आपको लगता है कि थोड़ी ज़रूर देरी हुई है? प्रीवियस गवर्नमेंट को जितना सीरियस होना चाहिए थे, पिछली सरकारें इतनी सीरियस नहीं रही है। सर मैं काफ़ी सारा डैमेज भी हुआ है वहाँ पे। सर मैं इस बारे में तो इतना ही कहूँगी कि एक हेरिटेज स्ट्रक्चर को जितनी जल्दी रेस्टोर किया जाए, उसके बाद उसको जितनी जल्दी उसको रीयूज़ किया जाए, उतना ही जल्दी वो हेरिटेज जो है लाइव में वापस आ जाती है, रिसर्केट होती है। आप देखिए, अगर हेरिटेज को पहले तो आप छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, तो रिस्टोर नहीं करेंगे तो भी वो ख़त्म हो जाएगी। रेस्टोर करके छोड़ देंगे तो भी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसका रीयूज़ जब तक नहीं होगा, उसका इकोनॉमिक मॉडल कोई सस्टेनेबिलिटी जब तक नहीं होगी, वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो आप खुद बताइए कि वो एरिया में एक भी कोई भी बिल्डिंग वो क्या कंट्रीब्यूट करेगी, वो तो खंडर ही बनेगी। तो जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। तो उसी हिसाब से हम ये चीज़ कहते हैं कि आज सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि अगर ये हो जाए तो एज ए जम्मूआइट आई विल फील प्राउड अबाउट इट कि मुबारक मंडी का नाम लेने में मुझे मतलब मीटिंग्स में बोलना पड़ता था कि एक मुबारक मंडी भी एक जगह है जम्मू में, आके देखिए। लेकिन अब मुबारक मंडी धीरे धीरे अपनी जिसे कहते हैं अपना नाम का जलवा खुद ही बिखेर रहा है। हर जगह मुबारक मंडी की बात हो रही है। मेरे पास राजस्थान से फर्म्स आई सर्वे करने के लिए, मेरे पास बॉम्बे से क्वेरीज आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, सुबह की फ़्लाइट पे आ रहे हैं, सर्वे करके जा रहे हैं, EOI के लिए लोग अप्लाई करने के लिए। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि आज लोगों को पता है मुबारक मंडी क्या है, और जब वो एक बार आते हैं तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था ये जगह यहाँ पे ऐसी है। मैं आपको सच बात बता रही हूँ। तो अब अगर हो रहा है तो मुझे लगता है नाउ इट इज़ द राइट टाइम। जिस दिन शुरू हो जाए वही अच्छा दिन है। दीपिका, तोशा खाना सेक्रेटरीट में है, अफसोस होता है, क्या उसको उसकी वापसी का भी कोई प्रावधान है? मुझे लगता है सरकार उस पर कोई डिसीजन लेगी, क्योंकि तोशा खाना भी हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के अंडर है। तो जब ये पूरे म्यूजियम्स और स्टेट ऑफ आर्ट म्यूजियम बनेगा और हमारी धरोहर जो दिखाने लायक है लोगों को, जिसकी एक वैल्यू है, तो मुझे लगता है वो बड़ी इज्जत के साथ वापस उसी जगह पर रखी जाएंगी। सरकार उसमें कोई फैसला ज़रूर लेगी। दीपिका जी, आखिरी सवाल आपसे, ये मेगा प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मैं सर आपको बताऊं, अभी सिर्फ 6 बिल्डिंग्स हैं मेगा प्रोजेक्ट में। मेरा यही कहना था कि 25 या 20 से 25 बिल्डिंगों में 20 ही बची हैं, बाकी तो टूट ही रही हैं। 6 बिल्डिंग्स हैं जो मेगा प्रोजेक्ट में हम कर रहे हैं। 2 साल की उसकी टाइमलाइन थी। कुछ सरकारी जो अप्रूवल्स वगैरह आने की वजह से 6-7 महीने का, और साथ में कोरोना की वजह से थोड़ा जो डिले हुआ, तो हमारी उम्मीद ये है कि 2023 में ये चीज़ें जो हैं, या बाई एंडिंग 2022 में ये चीज़ें जो हैं एक एक बिल्डिंग बन के तैयार होना शुरू हो जाएगी।
तो ये 6 बिल्डिंग्स का हमने टाइम लाइन बिकॉज ऑफ कोरोना ऑल्सो जो थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, तो 2023 हमारे लिए एक अच्छा साल रहेगा जब ये 6 की 6 बिल्डिंग्स रिस्टोर हो जाएंगी। पर अगेन मैं यही कहूँगी, उसके साथ साथ हमें ये तैयार रहना पड़ेगा कि इनका एडेप्टिव रीयूज़ क्या है। इनका एडेप्टिव रीयूज़ रेवेन्यू जनरेशन मॉडल का अगर नहीं है, अगर खाली हमने वहाँ जाके म्यूज़ियम बना के छोड़ देनी है, तो वो 6 बिल्डिंग्स में कितने लोग कितनी बार आएंगे, मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी हेरिटेज को, लोगों को यहाँ नहीं लाना है। हेरिटेज का नाम दूर दूर तक ऐसा होना चाहिए कि लोग स्पेशली हेरिटेज देखने के लिए आएँ। तो हमें उस तरह से इसके बारे में कोई अपने जो है फ्यूचर प्लान्स बनाने चाहिए। दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।